हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और आज है मंडे, तो आज से अपने दिन को अच्छे से लेके चलिए। देखिए पिछले वीक में क्या रहा, कैसे गया, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, उसको घर पे छोड़ दीजिए। अब आज एक नया दिन है, एक नया सप्ताह है, तो इसको इतने जोश के साथ शुरू करिए ना कि ये जोश पूरे सप्ताह मेंटेन रहे। और इस तरीके से शुरू करिए कि पूरा सप्ताह इतना अच्छा बीते कि आपको लगे यार मजा आ गया। ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई। तो अभी तक क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, अब क्या होने वाला है उस पे ध्यान दीजिए। जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो सामने है उस पे जरूर हम काम कर सकते हैं। तो जो सामने हम उस पे काम करें, जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए। और देखिए अगर रात में सोने से पहले आपने अभी तक अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया, तो सुबह उठ के सबसे पहले टारगेट डिसाइड करिए। अगर ये वीडियो सुन रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप टारगेट डिसाइड करिए। जब आपको पूरा दिन का ये पता होगा कि मुझे ये पढ़ना है, आज ये टॉपिक क्लियर करनी है, तो उसके बाद आप पूरा दिन उसको अचीव करने में लगाइए। ये नहीं कि मतलब पूरा दिन ये पता ही ना हो कि आज मुझे पढ़ना क्या है, यार अच्छा आज हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, अच्छा अच्छा छोड़ो उसको, पॉलिटी पढ़ लेता हूँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप ये क्लियर कर लीजिए कि आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है आपको। कोई टेस्ट लगाना है, आंसर राइटिंग करनी है, ये टॉपिक क्लियर करना है, मैथ्स 1 घंटे पढ़ना है, इस तरीके से क्लियर कर लीजिए। जो भी हो, उसको क्लियर करके उसके बाद ही आगे बढ़िए। दोस्तों सबसे पहले इस फोटो को देखिए। हालांकि एक ही जन का चेहरा दिख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिख रहा है, इनका चेहरा नहीं दिख रहा है। फिर भी ये है अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट। इनका नाम है अजाली असुमनी। ये इतना टाइट वाला हक कर रहे हैं। देखिए ऐसा हक तभी करते हैं जब ये लगता है ना कि यार आपने मेरी जान बचा ली, आप तो मेरे लिए भगवान हो। जब वो वाली फीलिंग आती है ना, तभी इस तरीके का हक निकल के आता है। बहुत तगड़ा इंटेंसिटी वाला हक कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को। उसके पीछे वजह क्या है बताने की जरूरत तो है नहीं, पूरा देश पूरी दुनिया जान गई कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, ना कि अफ्रीका को। तो ये ध्यान देंगे। और अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश हैं। और इसी अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है अजाली असोमनी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को हक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया है, अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया। ना सिर्फ ये बोल रहे हैं बल्कि इसको करके भी दिखा रहे हैं। अब ये इतना बड़ा कदम था कि पूरे विश्व की नजरें इसी पे टिकी थी। मतलब सारे विश्व ने भारत का लोहा माना। सबको ये लगा कि हाँ यार भारत नाम का कोई तो देश है भैया, जो जो चाहे वो कर सकता है। बताइए अभी तक G20 चला रहा था 1999 से लेकर के, हमने एक झटके में इसको G20 से G21 कर दिया। वर्तमान समय में जो भारत का कद है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि विश्व में कुछ भी होता है बिना भारत के उसके बारे में बात ही नहीं हो सकती। भारत को ज़रूर लाना, चाहे वो रूस यूक्रेन का मुद्दा हो गया, चाहे G20 हो गई, चाहे आप देखेंगे एससीओ की मीटिंग हो गई, आसियान की मीटिंग, कुछ भी हो गया यार। इस समय जो भी घट रहा है ना, वो भारत के पक्ष में ही घट रहा है। जैसे आप देखिए 2023 का जो साल है वो भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता है, बहुत ही अच्छा बीता है। चंद्रयान लॉन्च हुआ, आदित्य एल1 लॉन्च हुआ, एससीओ मीटिंग, उसके अलावा आसियान मीटिंग, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 हो गई। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो भारत के बहुत ही पक्ष में रही हैं, जो जिसने भारत को विश्व पटल पर एक झटके में लाके खड़ा कर दिया है, प्रथम पंक्ति में। दोस्तों इस समय मेरे मन में एक गाना चल रहा है। मैं गाना गाता तो नहीं हूँ पर सुनता जरूर हूँ। तो वो गाना ये है, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना तुम जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे, हाँ हिंदुस्तानी। होंगे नहीं भैया, हो चुके हैं। इस समय तो सबसे आगे हिंदुस्तानी ही हो चुके हैं। चाहे वो चंद्रयान की बात कर लीजिए, आदित्य एल1 की बात कर लीजिए, उसके अलावा G20 की बात कर, मतलब किसी भी क्षेत्र को उठा के देखिए, शायद ही भारत के बिना वहां पे बात हो रही होगी। यहाँ पे देखिए कुछ देशों के प्रतिनिधि और उनका झंडा दिया गया है, उनका नाम दिया गया जो G20 में भाग लेते हैं। और ये 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में रखी गई थी G20 की मीटिंग 2023 वाली भारत में। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये बताने की जरूरत है नहीं, मतलब ये तो सबको पता है, विश्व प्रचलित हो गई है, पूरे विश्व में फेमस हो गई है वसुधैव कुटुंबकम। एक वो स्टेटमेंट है ना कि इतने काबिल बन जाओ कि जब कोई आपको छोड़ के जाए तो उसको अफसोस हो। तो रसिया और चाइना ने इसको ज्वाइन नहीं किया, फिर भी इनकी कमी को एक पल के लिए भी हमने महसूस नहीं किया। हम लोग इतने काबिल बन गए, भारत ने इतने काबिलियत से इसका रोल निभाया है कि रसिया और चाइना को अफसोस हो रहा होगा कि काश इस ऐतिहासिक क्षण में हम भी वहां पे होते। हालाँकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो मेन होते हैं, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेन होते हैं जो देश को प्रतिनिधि, वो शामिल ना होकर के इनकी तरफ से सेकंड क्लास के अधिकारी जो थे वो शामिल हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे चाहे तो प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। जबकि यहाँ पे ये सेकंड क्लास के अधिकारी को भेज दिए थे। तो भाई साहब हमने तो इनको मिस किया नहीं, बल्कि अच्छा हुआ। हाँ, ये है कि रसिया को आना चाहिए था यार, ये हमारा फ्रेंड रहा है इतने टाइम से। रसिया ने पता नहीं क्यों बायकॉट किया, तो इसको आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे चाइना को मिर्च लगी होगी। वो एक गाना है ना, मैं रास्ते में जा रहा था भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो क्या करूं, ऐसे कुछ गाना है शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो चाइना की वही हालत होगी। हम लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं चाइना को उतनी मिर्च लग रही है, हम लोग जितना अच्छे से निभा रहे हैं चाइना उतना ही परेशान हो रहा है।
और खुद परेशान भी कर रहा है हमको, अपना नहीं लेके चल रहा है। अब ये भी पाकिस्तान के रास्ते पे धीरे-धीरे जाएगा कि हम हमको परेशान करने के पीछे लगा रहेगा। भाई साहब ये बायकॉट कर रहे हैं फालतू का, मतलब आ नहीं रहे हो, कोई रीज़न भी नहीं बता रहे हो, ये क्या बात हुई यार? अब यही मीटिंग चाइना पे होती तो सबको जाना पड़ता, तब आपको अच्छा लगता। अगर इंडिया में हो रही तो आप भी निभाइए ना, सही से आप भी रोल प्ले करिए, आइए यहाँ पे बैठिए, खाइए-पिइए, वैसे भी आपको कौन पूछ ही रहा है। नहीं भी आए तब भी हम लोगों ने ये सारे फैसले लिए ना, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, दिल्ली घोषणा पत्र पर साइन किया, इस तरीके से हम लोग भी इसको लेके चले। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं आए तो यहाँ पे ये मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके अलावा इस मीटिंग में जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? शेख हसीना जी। इनके साथ द्विपक्षीय बातचीत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी तरीके से ऋषि सुनक जी के साथ की गई है। इस तरीके से कई सारे नेताओं के साथ द्विपक्षीय बात भी की गई, जैसे फ्रांस के साथ हो गया, यूके के साथ हो गया, बांग्लादेश के साथ हो गया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये थी 9 से 10 सितंबर 2023 को मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में G20 की, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए जो G20 है इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका कोई मुख्यालय-उख्यालय नहीं है भैया, मतलब जहाँ चल पड़े वही हमारा मुख्यालय हो गया। जो देश इसको होस्ट करता है वही इसका मुख्यालय हो जाता है, इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं G20 वाला, देखिए यहाँ पे एक दिया गया है G7 और एक दिया गया है G8 और एक दिया गया है G20। तो ये क्या है? पहले ये जो G7 है ना, ये G8 ही था, ये बाद में G7 बना। कैसे? रसिया को बाहर निकाल करके। किस मुद्दे पे? तो 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था। हड़प क्या लिया था? यहाँ पे रेफरेंडम कराया यानी कि वोट कराया था लोगों का और लोगों ने कहा कि हमें रसिया के साथ रहना है। भाई साहब कोई भी होगा तो किसी कमज़ोर के साथ रहना पसंद नहीं करेगा और ये जो था क्रीमिया वाला मुद्दा और ये क्रीमिया का जो क्षेत्र था ये यूक्रेन का क्षेत्र था। लेकिन इनको लगा कि रसिया भाई विश्व पटल पर अच्छे से काम कर रहा है, शक्तिशाली है तो हमें रसिया के साथ रहना चाहिए। कोई भी होगा वो कमज़ोर के साथ नहीं रहना चाहेगा। तो इन लोगों ने क्या किया रेफरेंडम में रसिया का साथ दे दिया। अब जब रसिया में मिल गई क्रीमिया तो यहाँ पे जो G8 कंट्री थी इन्होंने क्या किया रसिया को बाहर निकाल दिया। अब जब रसिया को बाहर निकाल दिया तो G7 बची। तो यही मुद्दा है G7 में आप देख सकते हैं कनाडा हो गया, कनाडा जिसको बोलते हैं ना मतलब हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं कनाडा फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 7 देश हैं G7 में और G8 में कौन था? रसिया भी था। अब इसको बाहर करके G7 बचा है। उसके अलावा G20 में अगर हम देखेंगे तो G7 भी आ जाएगा, G8 भी आ जाएगा और उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। ये सारे देश हैं G20 के सदस्य और आपको यकीन नहीं होगा एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। G20 में कितने देश शामिल हैं? तो 19 देश शामिल हैं प्लस एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि एक संगठन शामिल है और 19 देश शामिल है, ना कि 20 देश शामिल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अब तो 21 हो गया, तो अब इसमें 19 देश प्लस 2 संगठन शामिल है। एक संगठन कौन-सा है? तो यूरोपीय संघ है, दूसरा कौन-सा है? अफ्रीकी संघ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा आपने देखा होगा कि B20 की मीटिंग हो रही है फला शहर में, Y20 की मीटिंग हो रही है फला शहर में, S20 की मीटिंग हो रही है फला शहर में। तो ये क्या है? ये भी G20 से ही जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी-सी जानकारी दी गई। जैसे B20 है बिज़नेस 20, L20 है लेबर 20 यानी कि श्रम से जुड़ा हुआ। इसी तरीके से C20 है सिविल 20, Y20 यूथ, T20 थिंक 20, W20 वुमेन 20, S20 क्या है तो ये साइंस से जुड़ा हुआ है, U20 अर्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी भी मीटिंग रखी गई थी अलग-अलग क्षेत्रों में, आपको याद होगा कि कई बार इनकी मीटिंग रखी जा रही थी अलग-अलग क्षेत्रों में। तो वही है, ये भी G20 से जुड़ा हुआ है। इसको कब बनाया गया था B20 को? तो 2008 में बनाया गया था और G20 ने इसको कब मान्यता दी थी? तो 2010 में मान्यता दी गई थी। इसी तरीके से आप देखेंगे इसको भी 2008 में बनाया गया था, इसको 2011 में मान्यता दी गई। ये भी 2008 में बनाया गया था, इसको 2013 में, इसको बनाया गया था 2010 में। और इसी साल इसको मान्यता भी दी गई थी G20 के द्वारा। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें इसको 2012 में बनाया गया था और इसी टाइम पे इसको मान्यता भी दी गई थी। इसको 2015 में बनाया गया था, इसको 2017 में और इसको भी 2017 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये G20 से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख आप ग्रुप कह सकते हैं जो छोटे स्तर पर हैं, जो एक स्पेसिफाइड क्षेत्र के लिए काम करते हैं। जैसे B20 बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ़ बिज़नेस के ऊपर काम करता है, इसकी भी मीटिंग हुई है कई जगह भारत में। इसी तरीके से आप देखेंगे जो L20 है, तो ये सिर्फ़ लेबर के बारे में बात करता है, श्रम के बारे में बात करता है, तो ये भी सब G20 से जुड़े हुए हैं। कभी स्टेटमेंट देख के पूछ ले तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे जिनको इनवाइट किया गया था, यानी ये सदस्य नहीं है, उसके बाद भी इनको बुलाया गया था इस मीटिंग में, तो कौन-कौन से देश थे? बांग्लादेश हो गया, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक हसीना जुल्फ़ों वाली, एक नहीं शेख हसीना, ठीक है ना? तो शेख हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ, इनको भी बुलाया गया था। उसके अलावा इजिप्ट हो गया, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है अब्देल फ़तेह सईद। मॉरिशस को बुलाया गया था, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, उसके अलावा ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, स्पेन हो गया, यूएई हो गया। ये सब सदस्य नहीं, उसके बाद भी इनको बुलाया गया था अतिथि के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में। तो ये टोटल 9 देश हैं, इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संगठन हैं जिनको बुलाया गया था। कौन-कौन से हैं? तो यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी एंड ओईसीडी। उसके अलावा एयू हो गया, एयूडीए, एनईपीएडी हो गया एंड आसियान हो गया। इन सबको बुलाया गया था। उसके अलावा आईएसए हो गया, सीडीआरआई हो गया और एडीबी हो गया। इन सबको भी इसमें इनवाइट किया गया था, इन सबको बुलाया गया था। जैसे ये सब जो है ना, ये रेगुलर पार्टनर है, इनको आना ही आना है। देखिए, इनके तो पूरे नाम आपको पता है, यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इनके फुल फॉर्म आपको पता है। एफएसबी क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है। ओईसीडी क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे एयू क्या है? तो अफ्रीकन यूनियन। एयूडीए नेपाड क्या है? तो इसका पूरा नाम है अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी और इसका नेपाड का पूरा नाम है न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। तो एक साथ में है। उसके अलावा आसियान हो गया, इसके बारे में तो अभी हम आगे बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही विस्तृत स्तर पर डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। आईएसए क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। सीडीआरआई क्या है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। इसका मतलब है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन। उसके अलावा एडीबी क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारे हैं जो संगठन जिसको इसमें बुलाया गया था, जो इसमें शामिल थे। उसके अलावा एक टर्म होती है, टर्म क्या है? ट्राइओका। ट्राइओका किसको कहा जाता है? तो G20 की मीटिंग इसे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ये मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है और जहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है। तो ये इसके पहले मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो इसके पहले 2022 में हुई थी इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ पे हो रही है? तो इंडिया में हो रही है। 2024 में कहाँ पे होगी? तो ब्राजील में होगी। तो ये तीनों मिलाकर के ट्राइओका का निर्माण करते हैं। अब क्योंकि 9 से 10 सितंबर को ये मीटिंग हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो अगर अब हम ट्रायोका की बात करें, अब वर्तमान में ट्रायोका क्या बनेगा? तो ट्रायोका ये बनेगा, एक रहेगा इंडिया इसमें, एक रहेगा ब्राजील और एक रहेगा साउथ अफ्रीका। अब इसके पीछे वजह क्या है? साउथ अफ्रीका में 2025 में मीटिंग होने वाली है। उसके अलावा इंडिया में मीटिंग हो चुकी है और अब ये जहाँ जहाँ पे होगी मीटिंग, ये कौन सा होगा? तो ये होगा ब्राजील। 2024 में यहाँ पे मीटिंग होगी, यानी कि इंडिया के यहाँ पे तो समाप्त हो चुकी है ना, तो 2023 में इंडिया में हुई है, 2024 में ब्राजील में होगी, 2025 में कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। G20 को 1999 में बनाया गया था। यहाँ पे सदस्य राष्ट्रों के फ्लैग और उसके नाम दिए गए हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि वैश्विक जीडीपी का 85% धारण करते हैं ये G20 सदस्य। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो वैश्विक आबादी है, उसका 2/3 धारण करते हैं ये G20 सदस्य। अब हम G20 के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो बात की जा रही है कि दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। जैसे आप देखेंगे, इंडिया विकासशील देश है, यूएसए विकसित देश है। यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 2008 के बाद से यह प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार इसकी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, यूएन को बुलाया गया था, डब्ल्यूटीओ था, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ था, उसके अलावा आप देखेंगे बांग्लादेश, नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएई, ओमान, इन सबको बुलाया गया था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह 21वां सदस्य बन गया। तो G20 का नवीनतम सदस्य कौन है? अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी संघ है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ है भाई साहब? ये तो बताने की जरूरत है नहीं, मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में, जितना भी कहा जाए कम ही है इसकी तारीफ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अफ्रीकी संघ के बारे में, अफ्रीकन यूनियन के बारे में। तो अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संस्था है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। वर्ष 1963 में इसकी स्थापना अफ्रीकी एकता संगठन के स्थान पर आधिकारिक तौर पर जुलाई 2002 से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की गई थी। अफ्रीकी संघ का सचिवालय अदिस अबाबा में है। ये जो अदिस अबाबा है, ये इथोपिया की राजधानी है। इसका उद्देश्य क्या था अफ्रीकी संघ का? तो अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना, अपने सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना, महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना, महाद्वीप और उसकी जनता के हितों को बढ़ावा देना और उनके उद्धार करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। उसके अलावा महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अनुयायियों, सर्वोच्च भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देना, संघ के एकजुटता के लिए स्थिर और भविष्य के क्षेत्रीय आर्थिक समुच्चय के बीच का समन्वय, व्यापार, रक्षा और विदेशी शेयरों पर सामान्य समूहों को विकसित करना और बढ़ावा देना, ताकि महाद्वीप की रक्षा और उसकी बातचीत की स्थिति को मजबूत किया जा सके। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अजाली असुमनी इसके प्रेसिडेंट है। इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर 2023 को
सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जीबीए ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है, तो इसको इंपॉर्टेंट में ध्यान रखें कि भारत की एक पहल है ये। इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है? तो प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों के व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। जीबीए का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। तो इसको भी भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया G20 अध्यक्ष के रूप में। किनके साथ मिलकर के? तो ये सारे देश जिनके साथ मिलकर के शुरू किया गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी G20 से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जान चुके हैं थोड़ा सा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे बात की गई वो था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुए एक विशेष कार्यक्रम की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि किसने अध्यक्षता की थी? तो इंडिया और अमेरिका दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में संपर्क को मजबूत बनाना। इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के नेताओं के साथ साथ विश्व बैंक ने भी भाग लिया था। पीजीआईआई एक विकास संबंधी पहल है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर इस डीजी पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। बात की जा रही आईएमईसी में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक ईस्टर्न कॉरिडोर शामिल रहेगा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक नॉर्दर्न कॉरिडोर भी शामिल रहेगा। कॉरिडोर को हिंदी में गलियारा कहते हैं। इसमें रेलवे भी रहेगा, जहाज रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भौतिक, डिजिटल और वित्तीय संपर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईएमईसी से भारत और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आईएमईसी से संबंधित एमओयू पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो G20 से जुड़े हुए ही थे। यहाँ पे वही इकोनॉमिक कॉरिडोर को मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये समुद्री रास्ता है और जो लगातार लाइन बनी हुई है, ये रेल का रास्ता है। तो आप यहाँ पे देखिए भारत में मुंबई से जुड़ता हुआ, समुद्री मार्ग से जाता हुआ कहाँ पे जाएगा? तो दुबई या जेबल अली में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेल माध्यम से जुड़ते हुए रियाद हो गया, अल हदीदा हो गया, हाइफा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस हो गया। तो इस तरीके से जुड़ता हुआ यूरोप में पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत से होता हुआ, मध्य एशिया से होता हुआ सीधा यूरोप में जा रहा है। तो इसी को जोड़ने की बात की गई है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा। यहाँ पे G20 की मीटिंग, इसमें अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, अफ्रीकी यूनियन के बारे में, G20 के बारे में, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक लगता है कि रह गया तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक रह गया था या ये टॉपिक यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में फिर से डिस्कस कर लें। उम्मीद है कि G20 के बारे में पढ़ के मजा आया होगा। लग रहा होगा कि हाँ भाई, भारत भी कुछ है वैश्विक स्तर पर, हमारा भी कोई स्तर है, हमारा भी कोई यहाँ पे ध्यान दे रहा है, हम भी यहाँ पे आ रहे हैं लाइमलाइट में। और फिर वर्तमान समय तो अपना ही है दोस्त, भारत का ही है वर्तमान समय। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 20वीं आसियान की मीटिंग इंडोनेशिया के जकार्ता में रखी गई थी और इसी के पैरेलल, इसी के साथ 18वीं ईस्ट एशिया समिट भी रखी गई थी इंडोनेशिया के जकार्ता में। और हमारे तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। मैंने कहा था कि एक बार ये मीटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इस मीटिंग में क्या परिणाम निकले हैं, उसके अलावा आसियान क्या है और इसका भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आसियान के बारे में। इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया, हम उसके बारे में जानते हैं। तो आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए और इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी व्यापक चर्चा की गई है। उसके अलावा हिंद प्रशांत महासागर पहल हो गई और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण हो गया, इसके बीच भी तालमेल बैठाने की बात की गई है। उसके अलावा आसियान भारत एफटीए, एफटीए का क्या मतलब होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे मुक्त व्यापार समझौता है। इन सारे मुद्दों पर बात की गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने हेतु
कनेक्टिविटी का मामला हो गया, डिजिटल परिवर्तन हो गया, व्यापार और आर्थिक सहभागिता हो गई। उसके अलावा समकालीन चुनौतियों का समाधान हो गया, जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए एक 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12 सूत्रीय प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आंसर राइटिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर कभी आसियान और भारत के संबंधों के बारे में पूछता है या अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है तो हम वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो 12 सूत्रीय प्रस्ताव था वो क्या था, इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट ये कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना। मल्टी मॉडल का मतलब है कि इसमें रेलवे के ऊपर भी काम किया जाएगा, उसके अलावा समुद्री के ऊपर भी काम किया जाएगा, यानी समुद्री रास्ते जो होते हैं उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। दूसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने की पेशकश की गई भारत के द्वारा। उसके अलावा डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष यानी कि फंड की घोषणा की गई भारत के द्वारा। उसके अलावा हमारे सहभागिता बढ़ाने के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करने हेतु आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान को समर्थन की पुनः स्थापना की घोषणा की गई है। विकासशील देश जिसको ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, एक बार हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबल नॉर्थ में क्या आता है और ग्लोबल साउथ में क्या आता है। तो ग्लोबल साउथ में सामान्यतः वो देश आते हैं जो विकासशील हैं और ग्लोबल नॉर्थ में सामान्यतः वो देश आते हैं जो विकसित हो चुके हैं। के समक्ष आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया है। उसके अलावा आसियान देशों को भारत में डब्ल्यूएचओ द्वारा जो अभी हाल ही में क्या हुआ था, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई थी, इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है, इनवाइट किया गया है। इसी तरीके से मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इस मिशन लाइफ को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये चीज़ आपको पता ही होगी। उसके अलावा बात की जाए कि जो जन औषधि केंद्र हैं, इनके माध्यम से लोगों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने संबंधी भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की गई है। उसके अलावा आतंकवाद हो गया, आतंक के वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया है। उसके अलावा आसियान देशों को आपदा प्रतिरोधी और संरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आह्वान किया गया, इनको इनवाइट किया गया है कि आपदा प्रतिरोधी और संरचना के लिए जो गठबंधन बना है इसमें भी शामिल होइए। उसके अलावा बात की जा रही है कि आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान, समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और डोमेन कार्य क्षेत्र जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है। दो संयुक्त वक्तव्य, अब ये वक्तव्य कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में, तो पहला है समुद्री सहयोग पर और दूसरा किस पे, खाद्य सुरक्षा पर। इसको भी अंगीकार किया गया, इसको भी अपनाया गया है। उसके अलावा बात की जा रही है कि शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लिस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था, तो तिमोर लिस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। देखिए पर्यवेक्षक का क्या मतलब होता है कि मीटिंग में भाग लेंगे, चर्चा करेंगे, कोई पॉइंट होगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जब वोटिंग का मामला आएगा तो ये वोट नहीं दे पाते हैं और आने वाले समय में ये उसके सदस्य बन सकते हैं। इसी को ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी कि पर्यवेक्षक स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं 18वीं ईस्ट एशिया समिट जो हुई है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर के क्या कहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस तंत्र के महत्व को दोहराया हमारे प्रधानमंत्री जी ने ईस्ट एशिया समिट को लेकर के। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, यानी इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर कटाक्ष कसी जा रही है, क्योंकि चाइना ही यहाँ पे आकर के बदतमीजियां काटता है हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में अन्य देशों को परेशान करता है, और इसी को लेकर के क्वाड जैसा संस्थान बनाना पड़ा है भारत को। क्वाड में कौन कौन है, तो जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा यूएसए होगा और इंडिया होगा, ये 4 देश हैं क्वाड में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पे शांति हो सके और ये खुला हो सके, और यहाँ पे जो यूएन क्लॉज हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के समुद्र से जुड़े जो नियम है वो लागू हो, यहाँ पे कोई देश यहाँ पे दादागिरी ना कर सके, इसको महत्व को दोहराया भारत ने। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोणों के तालमेल पर प्रकाश डाला और इस बात को रेखांकित किया कि आसियान क्वाड के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा भोजन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण हो गया अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की ओर से उठाए गए कदमों और ISA, CDRI, लाइफ और OSOWOG जैसी हमारी पहलों पर प्रकाश डाला। नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वैचारिक आदान प्रदान किया। अब यहाँ पे ISA क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके अलावा CDRI क्या है, तो इसका पूरा नाम है
कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी को हिंदी में कहा गया है आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन। अभी इसके बारे में पीछे हमने बात भी की है। और लाइफ मिशन लाइफ तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, इसके बारे में हमने पीछे बात की है। ये OSOWOG क्या है, तो इसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको भी भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को भी रखा गया, इसमें साथ मिलकर काम करने की बात की गई है आसियान के साथ। वो था करंट जो 2 से 3 पेज में खत्म हो गया। लेकिन अब हम इसका स्टैटिक पोर्शन देखें कि आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन-कौन से देश इसमें शामिल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसको हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। ये क्या है, तो एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। देखिए, एक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए काम करेगा। जैसे कि किसके लिए कर रहा है, तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कर रहा है। और जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, तो सारे विश्व को लेकर के साथ में चलता है। सारे विश्व को केंद्र में रख के चलता है। यहाँ पे ये विशेष क्षेत्र को केंद्र में रख के चलेगा, एशिया प्रशांत के क्षेत्र को। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, यानी कि सब में एकता लाना है, वन 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 लगा करके। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये इसके सदस्य देश हैं। आगे मैप भी हम देखने वाले हैं इसके बारे में। ये रहे सदस्य देश मैप के थ्रू। जैसे आप देख सकते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। तो ये सारे मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मैप है जो सदस्य देशों को दिखाता है, ये है। तो जिसमें से आपको इजी पड़े मैप के थ्रू आप देख लीजिए। मैप के थ्रू देखने का फायदा ये होता है ना कि याद रखने में थोड़ी सी आसानी होती है कि हाँ, अच्छा मैप पे था, अच्छा हाँ यहाँ पे था, मैंने मैप देखा था तो मुझे याद आ गया। तो इस तरीके से रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। तो जिस भी मैप से आपको ईज़ी लगे, जहाँ से भी आपको याद रहे, आप याद रख लीजिए उसको, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है। देखिए, और यहाँ पे जो आसियान है, इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन जानना ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो आगे आने वाला है कि आसियान और भारत, इनका क्या महत्व है? भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है? और भारत और आसियान संबंध कैसे हैं? हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। अगर बात करें आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पैदा कैसे हुआ, ये बना कैसे? तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र, इसी को बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। संस्थापक राष्ट्र कौन से हैं? तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड हो गया। यानी ये पांचों देश मिल करके इसकी स्थापना की थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, संस्थापक राष्ट्र कहा गया है। उसके अलावा बात की जा रही है कि 1990 के दशक में, वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुना हो गई। ब्रुनेई ने इसको कब ज्वाइन किया, तो 1984 में। वियतनाम ने 1995 में। लाओस और म्यांमार इन दोनों ने एक साथ में ज्वाइन किया था, कब, तो 1997 में ज्वाइन किया था। कंबोडिया ने 1999 में इसको ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें 1995 में क्या हुआ, तो दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1997 तो आसियान विजन 2020 को अपनाया गया था। 2003 आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड, इसको समझौता भी कहते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा है कॉनकॉर्ड, बाली समझौता द्वितीय अपनाया गया था। 2007 में सेबू घोषणा हुई थी। अब ये सेबू घोषणा किस लिए थी, तो 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए सेबू घोषणा की गई थी 2007 में। उसके अलावा 2008 में क्या हुआ, तो आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता भी हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। अब आसियान समुदाय जो है, इसमें 3 स्तंभ, इसके 3 पिलर है। कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यानी इसके 3 पिलर हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, सामाजिक प्रगति होगी तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए काम करना। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, उसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए, ये सारे इसके उद्देश्य हैं।
बात की जा रही वर्ष 1976 की। दक्षिण पूर्व एशिया एमिटी और सहयोग संधि टीएसी में आसियान के निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित हैं। यानी आसियान किन बेसिक चीजों पे काम करता है उसके बारे में बात की जा रही है कि इसका बेस क्या है जिसके आधार पर ये सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं और काम करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान। बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा करेंगे। शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग करेंगे। आपस में प्रभावी सहयोग भी बना के रखेंगे। तो ये इसके मूलभूत सिद्धांत है जिन पर ये काम करते हैं ना कि कोई मामला हो गया आंतरिक मामला तो उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और क्या निर्णय लेना है क्या नहीं, एक देश स्वयं तय करेंगे। कोई बाहरी प्लेयर आकर के, कोई अन्य देश आकर के ये निर्णय नहीं लेगा कि देश को क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा सबकी स्वतंत्रता होगी, संप्रभुता होगी, इसका भी सम्मान करना। चीन की तरीके से नहीं कि सबकी स्वतंत्रता संप्रभुता का हनन करने की कोशिश की जाए और सिर्फ अपने आप को दिखाने की कोशिश की जाए। यानी ये कहता है कि एशिया जो है ना मेरा है। यहाँ पे भारत को भी महत्ता नहीं देता। बताओ, भारत जैसा देश जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई है, पूरी दुनिया भारत को महत्ता दे रही है, ये बात को नकार रहे हैं भाई साहब। तो चीन जैसी हरकत नहीं करनी कि अपने आगे किसी को देखना ही नहीं है। यहाँ पे सबके जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता, उन सबको सम्मान देना, उन सबको साथ मिलकर के काम करना है। इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया ASEAN, तो यहाँ पे पहले ए के पास आएगा, फिर ए के पास, फिर ई के पास, फिर एन के पास, फिर एस के पास। तो इस बेस पे इसकी अध्यक्षता परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। आसियान मंत्रालयिक परिषद देखें तो शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। इसमें कौन-कौन है? इसमें पहला है आसियान समन्वय परिषद, दूसरा है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, तीसरा है आसियान आर्थिक समुदाय परिषद और चौथा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। तो ये 4 ऐसे परिषद बनाए गए हैं मंत्रालयिक, जो क्या करते हैं तो आसियान को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। और अगर कोई निर्णय लेना होता है तो कैसे लेते हैं? परामर्श और सहमति से, यानी कि बहुमत के आधार पर यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वीटो का अधिकार लेके आ जाओ और कोई एक देश कह दे तो काम ही नहीं होगा। उसके अलावा बात की जा रही है कि हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में है तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हों वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई समझौता है, कोई पॉइंट है, इस पे कुछ लोग राजी हैं, कुछ लोग को लगता है यार थोड़ा सा समय मिल जाता तो अच्छा रहता, थोड़ा सा हिचक रहे हैं, तो जो लोग राजी हैं वो अपने यहाँ पे लागू करें, जो लोग हिचक रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि ये लोग सोच समझ लें कि सही है कि नहीं, इसको लागू करना है कि नहीं लागू करना है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम देखते हैं कि आसियान के नेतृत्व वाले अन्य मंच कौन से हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें से एक ईस्ट एशिया समिट भी है जिसमें भाग लिया था अभी भारत ने। तो पहला है आसियान क्षेत्रीय मंच। इसको वर्ष 1993 में शुरू किया गया था और 27 सदस्य हैं इसमें। बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। उसके अलावा बात की जा रही है आसियान प्लस 3 की, तो इसको 1997 में शुरू किया गया था। ये क्या है तो परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। उसके अलावा बात की जा रही है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट, जिसमें अभी हमने भाग भी लिया है। यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उसके अलावा आमतौर पर इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये किसके बारे में बात की जा रही है तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात की जा रही है। अगला मंच है आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस बैठक। इसमें बात की जा रही है कि ये क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है। इसमें 10 आसियान सदस्य राज्य और 8 प्लस देश शामिल है। कौन-कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और उसके अलावा बात करें आरओके। अभी कहोगे यार सर जी ये क्या आरओके? रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है, ना कि नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। रूसी संघ हो गया, उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। पहला एडीएमएम प्लस 2010 में वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको ध्यान में रखना है कि ये किससे जुड़े मंच हैं, तो ये जुड़े हुए हैं आसियान से। हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो यहाँ पे है। इसके पीछे वजह ये है कि कोई अपने घर में क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना है। कोई अपने घर में नाच रहा है, रो रहा है, गा रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन
जब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लग जाए, तब हमें उससे लेना-देना हो जाता है। तो इसी तरीके से आसियान क्या था, उससे हमें क्या लेना-देना था, अगर इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कभी भी कोई भी टॉपिक आता है, तो उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य से क्या हो सकता है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत और आसियान के बारे में, हम इसको भी देखते हैं। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग-अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, डायलॉग क्या होता है जहाँ पे 2 लोग मिलके बात करते हैं, उसको डायलॉग कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 पक्ष हो गए, एक तो भारत हो गया, एक आसियान हो गया। 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो यही सारे पॉइंट हैं, यही सारे फैक्ट हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में झलकने चाहिए, क्योंकि जब फैक्ट नहीं आएगा ना तो आंसर उतना अच्छा नहीं लगता है। चाहे 2 ही 3 फैक्ट रहे, पर एक आंसर में फैक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। यही हमारे आंसर राइटिंग को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, सबसे अलग बनाता है। अगर बात की जाए आर्थिक सहयोग के बारे में दोनों देशों के, तो चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आसियान भारत का। उसके अलावा आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। तो यहाँ पे आर्थिक संबंधों के बारे में बात की गई है, इसको भी ध्यान में रखें। इस तरीके से कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो हमें पता होने चाहिए। ये हमारे आंसर राइटिंग में अगर डालते हैं हम इसको, तो बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग होती है, वो आंसर राइटिंग झलकती है और नंबर बढ़ने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। दोनों देशों के निजी प्लेयर जो हैं, प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट कंपनियां जो उनको एक साथ लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना हो गया, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो गया, उसके अलावा सांसदों का आदान प्रदान हो गया। अगर हम बात करें फंड कौन कौन से काम करते हैं, ऐसे कितने फंड्स बनाए गए हैं जो आसियान और भारत के बीच काम करें, तो इसमें पहला है आसियान भारत सहयोग कोष, उसके अलावा दूसरा है आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष, उसके अलावा आसियान भारत ग्रीन फंड। तो ये सारे फंड है जो इन दोनों के बीच में काम करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे दिल्ली घोषणा की, तो आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री क्षेत्र में सहयोग करना, यानी यहाँ पे क्या बताया गया था दिल्ली घोषणा में कि आसियान और भारत के संबंधों में सबसे प्रमुख क्षेत्र क्या होगा, तो समुद्री क्षेत्र में काम करना ही इनके लिए बहुत प्रमुख मायने रखता है। दिल्ली संवाद आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम। आसियान भारत केंद्र भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत विजन के केंद्र में रखता है। ये सारे पॉइंट थे आसियान और भारत के बीच सहयोग के। अब हम देखते हैं कि आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत को आर्थिक और सुरक्षा कारणों से आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आसियान देशों के साथ संपर्क भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंधों का मतलब होगा कि चीन की मौजूदगी का प्रतिकार तथा क्षेत्र में और भारत के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास। आसियान भारत प्रशांत में नियम आधारित सुरक्षा वास्तुकला में एक केंद्रीकृत स्थिति रखता है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है। उसके अलावा बात की जा रही है पूर्वोत्तर में उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने, कर की चोरी आदि से बचने के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को हम देखेंगे तो म्यांमार यहाँ पे है। इसी तरीके से चाइना क्या करता है, तो इनको पीछे से पुश करता रहता है। अगर यहाँ पे हमारे संबंध इनके साथ अच्छे नहीं होंगे, आसियान देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ से अप्रवासी के रूप में घुसेंगे, अवैध प्रवासी के रूप में घुसेंगे। उसके अलावा मानव तस्करी को बढ़ावा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ करेंगे, गैर कानूनी गतिविधियाँ करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें चाइना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपनी महत्वाकांक्षा को रोक ही नहीं रहा है। अन्य किसी देश को मान्यता ही नहीं देता। उसको लगता है कि मैं जो हूँ, मैं ही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इनके साथ मिलके काम करना, और ये सारे देश जो है ना भारत को एकदम उस तरीके से देखते हैं, अरे भैया, भैया बस काम करा दीजिए आप, उस तरीके से। मतलब इन सारे देशों का मसीहा माना जाता है भारत, यूएन के स्तर पर। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है दोनों आसियान और भारत के बीच में। तो इसको हमने देख लिया पूरा अच्छे से, पूरा डिटेल्स में हमने जान लिया है। शायद ये कोई ऐसा पक्ष होगा जो छूटा होगा, फिर भी आपको लगता है कि कोई पक्ष छूट गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेंगे, उसके बारे में भी देख लेंगे। अब देखिए इतना डिटेल्स में हमने आसियान और भारत संबंधों के बारे में जाना है। आसियान क्या है, इसके साथ भारत के सहयोग क्या है, भारत किन किन पक्षों पर काम करता है, उसके अलावा भारत के लिए क्या महत्व है। अब आपको बताइए, खुद आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो छूटा होगा? मतलब अगर एग्जाम में आ जाता आंसर राइटिंग करने के लिए, तो आपको लगता है कि आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे इन संबंधों पे? यार इतना ज़्यादा मतलब ओवर हो गया है।
आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत ओवर कंटेंट हो गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना वो यही था कि भारत और आसियान संबंध जहाँ से शुरू हुए हैं उस वहीं से लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुर्की में जो पहले तुर्की था अब तुर्की हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक हो रही है। यहाँ पे भारत ने भी भाग लिया है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा-सा शॉर्ट न्यूज़ जान लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी। जैसे बात की जा रही है, भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल, तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ये कौन है, तो श्री राकेश पाल। अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ को पता चल गई आपको। पहले तो ये कि किस क्रम की बैठक है, 19वीं बैठक है, कहाँ पे हो रही है, इस्तांबुल, तुर्की में हो रही है। दूसरा क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो ये श्री राकेश पाल हैं। इनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जा रही है, प्रतिनिधिमंडल ने तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्यों और आरईसीएएपी और यूएनओडीसी के रूप में 2 सहयोगी सदस्यों वाले स्वतंत्र मंच के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया है। RECAAP का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। अब लोग बोलोगे सर क्या है यार, इंग्लिश में बोल के निकल के कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको हिंदी में कहते हैं एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता। उसके अलावा यूएनओडीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसको हिंदी में कहेंगे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। अगला पॉइंट है, सभी सदस्य देशों के तटरक्षकों के प्रमुखों ने इस 3 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री जीवों की रक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और समुद्री रास्तों से दवाओं, हथियारों और मानव तस्करी आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और एजेंडा तैयार करने के रास्ते तलाशे गए। बैठक में एशियाई तटरक्षकों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया था। इसके अलावा बात की जा रही है, ये बहुपक्षीय मंच नवंबर 1999 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री डाकू जहाज एमवी अलोंद्रा रेनबो की पकड़ने के बाद क्षेत्रीय तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जापानी पहल का एक हिस्सा है। HACGAM मुख्य रूप से तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये जो मीटिंग हुई है एशिया के तटरक्षक बलों की, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सदस्य एशियाई देश इस क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्रों को सुनिश्चित करेंगे और बढ़ावा देंगे। फोरम में आम समुद्री मुद्दों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया और तालमेल के लिए एक केंद्रित और लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिए 4 कार्य समूह शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव कार्य समूह का अध्यक्ष है और अन्य कार्य समूहों का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैर कानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है। HACGAM का पिछला संस्करण कहाँ पे हुआ था? 2022 में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए एक स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। मेंस का जो पीआईक्यू इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो आज तो बहुत लंबा हो गया है लेक्चर। फिर कभी 1-2 दिन में हम इसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे और अगर फिर भी टाइम नहीं मिलता तो अलग से मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूँगा कि यहाँ पे सॉल्व्ड पीआईक्यू लेना चाहिए, अनसॉल्व्ड पीआईक्यू लेना चाहिए। उसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों को कवर करते हुए हम लोग एक वीडियो में अच्छे से बात कर लेंगे अगर टाइम नहीं मिलता है तो। अन्यथा 1-2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो हम वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे उसके बारे में। माफ़ कर दीजिएगा जिनके द्वारा ये पूछा गया था कि आंसर राइटिंग के बारे में, मेंस पीआईक्यू के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। तो आज तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मुझे। 1-2 दिन में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे।